बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हम अपना फॉर्मली लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स वर्क स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, विच इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। विदाउट फर्दर ड्यू हम जल्दी से इसको स्टेप करते हैं। लाइक आई सेड, ये आपके ईजीएस्ट 6 मार्क्स हैं, तो मैं इसको जल्दी जल्दी कोर्स को रैप अप करूँगा ताकि आप इसको मूव ऑन करके अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर सकें। क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, इसमें हम एग्जैक्टली टेस्ट क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर? इसके अंदर हम टेस्ट बेसिकली ये कर रहे हैं कि इसमें आपको एक शॉर्ट पैसेज दिया जाएगा। सवालों का मैं बता दूं किस तरह के होते हैं। शॉर्ट पैसेज दिया जाएगा क्वेश्चन स्टेटमेंट में, तो छोटा सा एक पैसेज होगा, उसको आपने ज़ाहिर है केयरफुली पढ़ना है और अप्रूव या डिसअप्रूव करना है एक स्टेटमेंट्स के सेट को। तो बेसिकली होगा ये कि एक आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, बहुत लंबा नहीं होगा, नेचुरली 2 से 3 लाइनों का, 4 लाइनों का पैराग्राफ होगा। उसके बाद आगे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई होगी और आगे वो आपसे पूछेगा कि 5 चॉइसेस देगा आपको, ट्रू, प्रॉबेबली ट्रू, एटसेट्रा। वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ और आपने उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी, राइट। तो किस तरह के सवाल आते हैं, मैं एक बार उसके ऊपर आने से पहले हम आपको पांचों ऑप्शंस बता देते हैं कि किस तरह का मतलब है। आपको अभी तक समझ आ जाएगी। एक पैराग्राफ, 3 से 4 लाइनें, 3 स्टेटमेंट्स, इन दोनों के ऊपर मैं एक्सप्लेन करता हूँ सवाल में। और आगे 5 MCQ आंसर ऑप्शंस आपके पास होंगे, उनमें से एक आपने सेलेक्ट करनी है। वो 5 पहले देख लेते हैं नीचे वाली क्या है एग्जैक्टली, राइट। तो 5 जो आपके पास ABCDE करके आ रही होंगी, राइट, ये A होगा, ये B होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहला होगा ट्रू। ट्रू का मतलब ये है कि जो भी आपको पैसेज दिया हुआ है उसके अंदर वो चीज़ अगर कंफर्म हुई हुई है, राइट, एब्सोल्युटली लिखी हुई है, ये फैक्ट है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैराग्राफ, एक या फिर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बेशक पैराग्राफ में नहीं है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि जी एन एंट इज़ एन इंसेक्ट, राइट। अब वो पैराग्राफ में एंट्स की बात हुई है लेकिन ये नहीं लिखा हुआ एंट इज़ एन इंसेक्ट। तो लेकिन हमें ये तो पता है ना, लाइक जनरल नॉलेज से और वैसे भी कॉमन नॉलेज से, कि एंट इज़ एन इंसेक्ट, तो वो तो ट्रू हो गई होगा। तो जो चीज़ पैराग्राफ में नहीं दी हुई लेकिन वो असल में आपको पता है फॉर श्योर कि ट्रू है, वो भी ट्रू की कैटेगरी में आएगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो पैराग्राफ में लिखी हुई है, बताई हुई है, तो आपने उसको भी ट्रू ही समझना है, और अगर तो वो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, राइट, या स्ट्रेट फॉरवर्ड है एट्सेट्रा। तो ट्रू का आपको समझ आ गई कि दुनिया में उसको हम ट्रू ही समझा जाता है, या वो पैराग्राफ में बताया हुआ है कि जी ये ट्रू है, तो उसको ट्रू की कैटेगरी में। कन्फ्यूज नहीं होएगा, सवाल करेंगे तो सारा समझ आ जाएगा। इससे अगली स्लाइड में सवाल ही हैं, राइट। प्रॉबेबली ट्रू का क्या मतलब है कि हो सकता है कि सच हो, राइट। प्रॉबेबली ट्रू का मतलब है कि हो सकता है कि सच हो। डायरेक्टली पैराग्राफ में लिखा नहीं हुआ कि ये सच है, लेकिन उससे लग ये रहा है कि हाँ हो सकता है कि ये सच हो। लाइक उसकी एक स्टेटमेंट दी हुई है, उससे एग्जैक्टली 100% श्योर नहीं है कि ये ट्रू ही होगा, उससे कुछ डिराइव की हुई है कंक्लूजन, राइट, डिराइव कंक्लूजन है, उससे निकाला हुआ बंदा कॉमन सेंस से कह सकता है कि हाँ ये ट्रू हो सकता है, लेकिन एब्सोल्युटली नहीं पता कि ये ट्रू है। मतलब कि ये कॉमन नॉलेज या जनरल नॉलेज में शायद ट्रू नहीं होता, और स्टेटमेंट से भी कुछ बीच की बात लग रही है। इनसफिशिएंट डेटा टू से ट्रू और फॉल्स, ये ऑप्शन सी होगी आपके पास, कि यार जो भी पैराग्राफ में लिखा हुआ है इसके अंदर इतनी चीज़ें लिखी ही नहीं हुई कि मैं इसको ये भी नहीं कह सकता कि ट्रू है या प्रॉबेबली ट्रू है या प्रॉबेबली फॉल्स है या फॉल्स है। आपने इसमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, ठीक है। अगेन कंफ्यूज नहीं होना, सवाल करेंगे सब समझ आएगा। मैंने कोशिश की है कि हर आंसर ऑप्शन को एक बार की तरह का सवाल ज़रूर कराऊँ आपको। फिर प्रॉबेबली फॉल्स। प्रॉबेबली फॉल्स अगेन प्रॉबेबली ट्रू की तरह है, बट ऑपोजिट है, कि क्वेश्चन से एक स्टेटमेंट दी हुई है और नीचे, मतलब क्वेश्चन पैराग्राफ में एक स्टेटमेंट दी हुई है और नीचे जो स्टेटमेंट्स दी हुई है उसके अंदर नज़र ये आ रहा है कि यार ये वहाँ पे तो ये लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, तो ये प्रॉबेबली फॉल्स है। लेकिन आपको डायरेक्टली समझ नहीं आ रही 100% कि यार यहाँ पे ए लिखा हुआ था और इसका ऑपोजिट बी नहीं लिखा हुआ, ए से कुछ और करके उन्होंने निकाला हुआ है, और हमें अभी एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि ये प्रॉबेबली फॉल्स है। सवाल करेंगे नेचुरली, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ तो समझ आ जाएगी। और फॉल्स, फॉल्स का मतलब ये है कि जो यूनिवर्सल, वो आपको पता है कि यार ये फॉल्स है। जैसे मैं कहता हूँ एन एंट इज़ अ ह्यूमन बीइंग, तो नहीं है ना ह्यूमन बीइंग एन एंट, ज़ाहिर है कि वो फॉल्स है, तो उसको आप फॉल्स ही कहेंगे। कोई भी यूनिवर्सल चीज़ जो कि जनरल नॉलेज में या फिर पैराग्राफ में कुछ ऐसा दिया हुआ है और नीचे स्टेटमेंट्स में कुछ उसका झूठ लिखा हुआ है, तो वो भी ज़ाहिर है फिर फॉल्स होगा। इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं एंड देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू, राइट। तो मैंने कुछ 5 से 6 सवाल इसके अंदर किए। इसके बाद मैं आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपलोड कर रहा हूँ नीचे, आप उनको ज़रूर रिव्यू करें। मैं उसी के अंदर से कुछ सवाल आपको सॉल्व करके दे देता हूँ, बाकी आप इसको लाजमी अटैम्प्ट करें, राइट। अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं हम। अगेन मैंने आपको क्या बताया है, मैं आपको 5 से 6 कराऊंगा, उसके अलावा
कुछ मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आपने अटैम्प्ट करने हैं, और इसके साथ साथ मैं कुछ आपको क्विज़ के अंदर भी दूंगा। तो जब आप ये वीडियो देख लें, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, फिर आप जब प्रैक्टिस कर लें, खाली तब ही आपने क्विज़ को अटैम्प्ट करना है, राइट, जो एंड पे अपलोडेड है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, राइट। अगेन मैंने आपको क्या बताया था कि एक पैसेज दिया होगा, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई होंगी, और एंड पे ये 5 ऑप्शंस दी हुई होंगी। आप समझिए आपको बात कि एक पैसेज होगा, कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, और एंड पे ABCDE करके यही 5 आंसर ऑप्शंस दी हुई होंगी, राइट। अब हमने इसके अंदर से सबसे पहले नेचुरली पैसेज ही पढ़ना है, उसके बाद स्टेटमेंट्स पढ़नी है। ये तो आपको सवाल कर करके रट जाएंगी कि ये 5 सेम आंसर ऑप्शंस आती है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, राइट। अ फ्लैग इज़ अ ट्रिब्यूट। आपने अच्छा कोशिश ये करनी है कि जब आप पैराग्राफ पढ़ें ना, तो एक ही दफ़ा पढ़ लें, ठीक है। एक ही दफ़ा कोशिश करें कि ध्यान से पढ़ें। अगर आपने बस जल्दी जल्दी में पढ़ लिया और फिर आप नीचे चले गए ना, उससे होगा ये कि आपको नीचे जाके कन्फ्यूजन होगी और आपको दोबारा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। दोबारा जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपका टाइम ज़ाया होगा। ऐसे ही है, टाइम आपने ज़ाया नहीं करना क्योंकि नेचुरली टाइम कम है। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि ये बड़ी टॉप टिप है कि जब भी लॉजिकल रीजनिंग के सवाल करें, मेक श्योर कि आप लंबा सांस लें क्वेश्चन पढ़ने से पहले, और उस वक्त उसको पढ़ना स्टार्ट करें, राइट। उसको पढ़ना स्टार्ट करें और पहली ही बारी में उसको कोशिश करें कि आप सही तरीके से उसको समझ लें, और ताकि आप एक ही फ्लो में सवाल करें और आगे बढ़ें, करेक्ट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। तो इसलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। मेक श्योर आप अटेंशन, यूर पेइंग अटेंशन, राइट। अ फ्लैग इज़ अ ट्रिब्यूट टू अ नेशन, ठीक है जी। फ्लैग जो है ट्रिब्यूट नेशन के लिए, एंड शुड देयरफॉर नॉट बी हंग आउटसाइड एट नाइट। वो कह रहा है फ्लैग जो एक ट्रिब्यूट होता है नेशन के लिए, एक बड़ी मतलब इज़्ज़तदार एक चीज़ है नेशन के लिए, कंट्री के लिए, इसलिए इसको रात को बाहर हवा में नहीं हॉइस्ट करना चाहिए। हॉइस्ट का मतलब होता है लटकाना। जब हम असेंबली में नहीं अक्सर फ्लैग के झंडे को ऊपर करते हैं तो हॉइस्टिंग द फ्लैग होता है। तो इसलिए उसको रात के टाइम नहीं लटकाना चाहिए, नॉट शुड नॉट बी हंग आउटसाइड। मैं आपको समझा ले रहा हूँ, ज़ाहिर आपने तो एक फ्लो में पढ़ना है, लेकिन स्टूडेंट्स को जिनको नहीं समझ आ रही होगी, मे बी इंग्लिश की वजह से, मे बी वोकैबुलरी की वजह से, साथ साथ ब्रेक डाउन करो। पहला सवाल है, हॉइस्टिंग द फ्लैग देयरफॉर हैपन्स एट सनराइज़। इसलिए इसको सनराइज़ में, सूरज जब तुलू होता है फजर के टाइम, इसलिए उस वक्त इसको हॉइस्ट किया जाता है। यूजुअली सेरेमनीज़ में भी आपने देखा होगा। और सनसेट के टाइम, मगरिब के टाइम, जब सूरज गरूब हो रहा होता है, हम इसको फ्लैग को वापस नीचे ले आते हैं, क्योंकि क्या कहा इसने कि रात के टाइम इसको नहीं लटकाना चाहिए बाहर। ओनली व्हेन अ कंट्री फ्लैग इज़ इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड का मतलब है तो रोशन करना, ठीक है। जब एक कंट्री का फ्लैग इल्यूमिनेटेड बाय स्पॉटलाइट्स होगा ऑन बोथ साइड्स, तब ये आफ्टर सनसेट भी लगाया जा सकता है। तो जब ओनली व्हेन अ कंट्रीज फ्लैग इज इल्यूमिनेटेड बाय स्पॉटलाइट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे इसकी रोशनी या टॉर्च या स्पॉटलाइट होगी, तब आप उसको सनसेट के बाद लगाया सकते हैं, राइट। अब हम इस पर देख ले स्टेटमेंट्स को इसके ऊपर पढ़ लेते हैं। द स्टेटमेंट्स गिवन आर, अच्छा सॉरी ये वाली द स्टेटमेंट्स है। फ्लैग्स कैन नॉट बी होइस्टेड एट नाइट। क्या ये हमें पैराग्राफ में कहीं बोला हुआ है कि होइस्टेड एट नाइट नहीं हो सकते? कैन नॉट का मतलब है एब्सोल्युटली नहीं हो सकते। यहाँ पे इसने बोला है कि शुड नॉट बी हंग आउटसाइड, कि हाँ नहीं लगाने चाहिए, राइट। तो हाँ इस तरह से प्रॉबेबली ट्रू लग रहा है। लेकिन आगे उसने कहा है कि अगर रोशनी करा दोगे, स्पॉटलाइट फेंक दोगे बोथ साइड्स पे, तो इट मे रिमेन हैंगिंग सॉरी आफ्टर सनसेट। तो सनसेट के बाद आप इसको लाजमी कर सकते हो, राइट। तो ये तो फॉल्स हुआ कि नॉट बी होस्टेड एट नाइट। क्यों नहीं भाई, जब वो कह रहा है कि रोशनी है, डाल सकते हो तो डाल दो, तो ये तो फॉल्स हुआ, ठीक है। हम इसी तरह बारी बारी हर स्टेटमेंट को मार्क कर लेंगे और एंड पे एक अंदाज़ा अपना बेस्ट गैस निकालेंगे कि किस तरह ये होता है। कुछ चीज़ों में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इस तरह के लॉजिकल रीजनिंग के सवालों में आपने अपने बेस्ट गट फीलिंग के साथ जानी है। तो जिस तरह मैं इसको लेके चल रहा हूँ आप उसी तरह लेके चलें। ये तो मुझे फॉल्स लग रहा है जी, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है आफ्टर सनसेट लगा सकते हैं अगर रोशनी हो। फ्लैग्स शुड बी हॉइस्टेड इन सनशाइन ओनली, कह रहा है खाली सूरज की रोशनी में इसको करना है। तो भाई टॉर्चे की गई, जब वो कह रहा था कि इल्यूमिनेटेड बाय स्पॉटलाइट्स या टॉर्चेज कह लें, उससे कर सकते हैं। तो सनशाइन ओनली तो ना हुआ, ये भी मुझे फॉल्स लग रहा है। फ्लैग कैन नॉट बी हॉइस्टेड एट होम्स, ये तो कोई बात ही नहीं है। अक्सर घरों में हमने देखा भी है लोग झंडे लगाते हैं, ऐसी है झंडे लगाते हैं और यहाँ पे कहीं लिखा भी नहीं हुआ कि जी नहीं होना चाहिए, तो ये भी फॉल्स है। तो ये तो सीधा सीधा मुझे फॉल्स लग रहा है। मैं सीधा आंसर ऑप्शन ई सेलेक्ट कर लूँगा एंड माई आंसर इज़ फॉल्स, राइट। तो ये देखा हमने स्टेप बाय स्टेप, हमने पहले पैराग्राफ पढ़ा, स्टेटमेंट्स पढ़ी, एक एक स्टेटमेंट के बाद ही आपने साथ साथ इसको इन पांचों ऑप्शंस में से कुछ दे देना है, राइट। फॉल्स दे देना है, ट्रू दे देना है। अगर ये प्रॉबेबली ट्रू होता मैं पीटी लिख देता, अगर मुझे दो के बीच में डाउट था मैं ट्रू और प्रॉबेबली ट्रू दोनों लिख देता। आगे जाके हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक एक को मार्क करें
और एंड पे अगर आपका तीनों ही एफ है मतलब फॉल्स है तो फिर आप तो इसको सिंपली फॉल्स करके आगे बढ़ें, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर बाय द वे इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं, राइट। हम डिफरेंट तरह के सवाल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता विल गेट द हैंग ऑफ इट। ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ क्वेश्चन 6 इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। अच्छा जी, अगेन वो देखें स्टेटमेंट, एक सॉरी पैराग्राफ, फिर 3 स्टेटमेंट्स और फिर आपके पास सवाल। पैराग्राफ को पढ़ते हैं, अगेन अटेंटिवली कोशिश करेंगे पहली बारी में पढ़ें। ओवर फिशिंग जो है जी, ओवर फिशिंग मतलब ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फिश करना। ओवर फिशिंग इज़ अ फिनोमिनन, एक कॉन्सेप्ट है दैट टू मच फिश इज़ कॉट इन अ सर्टेन एरिया, कि एक ही एरिया से बहुत ज़्यादा आपने मछली निकाल ली, फिशिंग कर ली बहुत ज़्यादा, तो उसको ओवर फिशिंग कहा जाता है। विच लीड्स टू, इससे क्या होता है, डिसअपेरेंस ऑफ फिश, फिश गायब हो जाती है, ऑफ द फिश स्पीशीज़ इन दैट एरिया। तो इस एरिया में जितनी भी इकसाम की, जितनी भी किस्म की मछलियाँ हैं वो गायब हो जाती हैं, राइट। फिर से पढ़ता हूँ। ओवर फिशिंग, ज़रूरत से ज़्यादा फिशिंग करना, एक ऐसे कॉन्सेप्ट का नाम है, फिनोमिनन कॉन्सेप्ट को कह लें आप ये ज़ुबान में, फिनोमिनन कॉन्सेप्ट का नाम है, जो कि ये कहता है कि बहुत ज़्यादा मछली अगर आप पकड़ लें एक ही एरिया से, तो उस एरिया में जो एक स्पेसिफिक फ़िश की स्पीशीज़ हैं वो डिसअपीयर या गायब होने लग जाती है, राइट। दिस ट्रेंड कैन ओनली बी रिवर्स्ड, इसको रिवर्स या रोका या इसको ख़त्म इसी तरह ही किया जा सकता है बाय मीन्स के इस ज़रिए से ऑफ कैच रिडक्शन मेजर्स कि आप लिमिट कर दें कि एक जगह से एक इंसान कितनी मछली पकड़ सकता है, एक ग्रुप कितनी मछली पकड़ सकता है। तो बाय मीन्स ऑफ कैच रिडक्शन मेथड्स, कैच कहते हैं कि जो आपने टोटल स्कोर किया, टोटल मछलियाँ आपने उठाई, उस कैच को आप लिमिट कर दें कि यार आप 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, 10 किलो से ज़्यादा नहीं कर सकते, वट एवर। तो ओवर फिशिंग वो कह रहा है एक बुरी चीज़ है, इससे मछलियाँ ख़त्म हो रही हैं एक एरिया में ख़त्म हो सकती हैं, इसको कैच रिडक्शन मेथड्स यूज़ करें। दीज मस्ट देयरफॉर बी इंट्रोड्यूस्ड, इसलिए इस तरह के मेजर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और इन्फोर्स करना चाहिए, मतलब हुकूमत को इस तरह के मेजर्स लेने चाहिए, इस तरह के रूल्स और लॉज बनाने चाहिए, और बल्कि इन्फोर्स करना चाहिए अवाम के ऊपर, राइट, कि फोर्स करके इसको अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट कराएं। ठीक है जी, हमें पैराग्राफ समझ आ गया। वो कह रहा है जी ओवर फिशिंग इज़ इलीगल, ओवर फिशिंग इलीगल है कि नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ ओवर फिशिंग एक फिनोमिनन है और इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, राइट, और गवर्नमेंट को इस तरह की चीज़ों को इलीगल कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। तो अभी ओवर फिशिंग लीगल है कि नहीं है, इलीगल है कि नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन कह सकते हैं कि बुरी चीज़ है ना, क्योंकि तो कुछ जगहों पे क्या होता है ओवर फिशिंग इलीगल भी हो, और यहाँ पे मतलब सेंस बन रही है इस बात की कि ये ट्रू हो सकता है, लेकिन एब्सोल्युटली नहीं लिखा हुआ कि ये ट्रू है, राइट। एब्सोल्युटली ये नहीं लिखा हुआ कि ये ट्रू है कि ओवर फिशिंग इज़ इलीगल, ऊपर तो नहीं लिखा हुआ, तो मैं इसको ट्रू फैक्ट नहीं कह सकता ना। मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, दुनिया में हर जगह पे शायद 100% ऑफ द जगहों पे ओवर फिशिंग शायद वाकई इलीगल नहीं है, तो कुछ जगहों पे डेफिनेटली होगी, मेरा अंदाज़ा है। तो मैं इसको प्रॉबेबली ट्रू कह रहा हूँ कि हाँ हो सकता है कि सच हो। रिडक्शन मेजर्स शुड बी इम्पोज अगेंस्ट ओवर फिशिंग, ये तो इसने सिंपल कहा है कि इस तरह के मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए, इंट्रोड्यूस करने चाहिए, इन्फोर्स करने चाहिए। तो ये भी ट्रू है, प्रॉबेबली ट्रू की कैटेगरी में भी आ सकता है, लेकिन मैं तो इसको ट्रू ही कहूँगा फ़िलहाल, प्रॉबेबली ट्रू नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे सामने लिखा हुआ है। अब हमारा एक मुश्किल होगी, राइट, एक प्रॉबेबली ट्रू हो गया, एक ट्रू हो गया, तो हमने अब देखना है कि इसको किस तरह करें। फ़िशिंग इज़ लीगल, अच्छा ये भी हमें, फ़िशिंग वैसे तो हमें पता है कि लोग करते हैं तो लीगल है काफ़ी ज़्यादा जगहों पे, लेकिन कुछ जगहों पे इलीगल भी होगी, तो ये मैं इसको प्रॉबेबली ट्रू कहूँगा कि यार हाँ फ़िशिंग इज़ वैसे तो लीगल, लेकिन आई एम ऑल्सो श्योर, ऐसा भी तो है ना कि कुछ जगहों पे फ़िशिंग इलीगल है, मछलियाँ हैं लेकिन फ़िशिंग इलीगल है, ऐसी हमने जगह नहीं अगर देखी नहीं है तो मूवीज़ में तो देखा है, और जनरल नॉलेज भी ये कहती है कि इलीगल हो सकता है कुछ जगहों पे। तो प्रॉबेबली प्रॉबेबली ट्रू, 2 वर्ड्स प्रॉबेबली ट्रू के मैं प्रॉबेबली ट्रू कर दूंगा, एंड दिस इज़ बाय द वे द करेक्ट आंसर ऑप्शन। तो इस तरह की कंफ्यूजिंग सूरत हाल भी बन सकती है, इसमें आपने घबराना नहीं है। अगेन जितनी सेंस बना सकते हैं बनाएं, अपना बेस्ट गेस लें, बेस्ट गट फीलिंग लें और इसको जाने दें आगे, राइट। तो यही साइंस है जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका और कोई मेथड है नहीं। तो अगर आपको 100% आपको चाहिए कि ये जवाब हो, तो लॉजिकल रीजनिंग ही भाई डिज़ाइन इस तरह हुआ है कि वो आपको इस तरह पता चले। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस कि इसका आंसर पार्ट 2 या मैंने आपको रीजंस बताई, आप बेशक रिवाइंड करके देख लें कि क्यों है ऐसे, राइट। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। अगेन ये सारा कुछ होगा प्रैक्टिस है, जितने ज़्यादा सवाल करेंगे आपकी चांसेस ऑफ गेटिंग योर आंसर राइट विल इंक्रीज। क्वेश्चन 3 को जी हम देख लेते हैं। द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, अगेन
पहली दफ़ा पैराग्राफ पढ़ेंगे, अटेंटिवली पढ़ेंगे और फिर हम स्टेटमेंट्स पढ़ के मार्क करके आंसर की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन 3 जी, द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक of the world students is now sorry the fundamental characteristic of the world students now enter, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था जी सवाल में। द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्ल्ड स्टूडेंट्स नाउ एंटर इज़ एवर एक्सेलरेटिंग चेंज। वो कह रहे हैं कि जी जिस दुनिया में स्टूडेंट्स यानी कि आप लोग अभी एंटर कर रहे हैं, जिस दौर में एंटर कर रहे हैं, उसमें फ़ंडामेंटल एक कैरेक्टरिस्टिक, एक फ़ीचर इस तरह का है कि इट इज़ एवर एक्सेलरेटिंग चेंज। हर चीज़ चेंज हो रही है। और एवर एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेशन गाड़ी की होती है ना पहिया, वोकैबुलरी भी आपको मैंने कहा साथ साथ सिखा दे। कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा तो सो बेयर विद अस, बट वी ट्राइंग टू केटर कि सबको ये बात समझ आए। तो एवर एक्सेलरेटिंग गाड़ी की एक्सेलरेशन होती है ना, रेस दबाते हैं, उसको आप एवर एक्सेलरेटिंग का मतलब है कि वो फुल स्पीड में चेंज हो रही है दुनिया, राइट। यहाँ तक का मतलब हमें समझ आ गया। अ वर्ल्ड इन विच इंफॉर्मेशन इज़ मल्टीप्लाइंग इवन एज इट इज़ स्विफ्टली बिकमिंग ऑब्सोलीट एंड आउट ऑफ डेट। कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा भी हो रही है और जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी वो ऑब्सोलीट और आउट ऑफ डेट और फॉल्स भी हो जा रही है। कि जहाँ पे कहा जाता था जी एक ज़माने में समझा जाता था दुनिया गोल है, सॉरी दुनिया फ्लैट है, राइट, सॉरी मतलब ज़ाहिर है दुनिया गोल है, लेकिन एक ज़माने में समझा जाता था दुनिया फ्लैट है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की जो चीज़ें हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो चीज़ें भी नेगेट हो रही हैं। ये तो खैर बहुत पहले हो गया था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। वो चीज़ें भी नेगेट हो रही हैं, नॉलेज जो है हमारी वो ऑब्सोलीट भी हो रही है, आउट ऑफ डेट भी हो रही है, लेकिन साथ साथ मल्टीप्लाई भी हो रही है, नई चीज़ें आई जा रही हैं, AI आई जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT, ब्लॉकचेन। तो समझ रहे एवरी, पहले होता था कि हर 5 साल बाद एक इनोवेशन आ गई, अब हर महीने 2 महीने बाद पता चलता है कि जी ये चीज़ हो रही है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो कह रहा स्टूडेंट्स जो है एक एवर एक्सेलरेटिंग बहुत फास्टली चेंज होती हुई दुनिया में आ रहे हैं, जो आप स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इन्फॉर्मेशन मल्टीप्लाई भी हो रही है और पुरानी वाली आउट ऑफ डेट भी हो रही है। अ वर्ल्ड इन विच आइडियाज़ आर कंटिन्यूअली रिस्ट्रक्चर्ड, रीटेस्टेड, रीथॉट। कि जो भी हमने हाइपोथेसिस, जो भी हमने चीज़ें सीखी थी, समझी थी कि इस तरह होता है, उसको दोबारा से रीथिंक किया जा रहा है, री इमेजिन किया जा रहा है, रीटेस्ट किया जा रहा है कि वाकई ये है कि नहीं, बिकॉज अब हमारे पास टूल्स बहुत ज़्यादा हैं। वेयर वन कैन नॉट सर्वाइव, एक बंदा ज़िंदा नहीं रह सकता, एक इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता विद सिंपली वन वे ऑफ थिंकिंग। तो एक तरह से चीज़ को सोचोगे तो शायद आपका गुजारा नहीं है इस दुनिया में। बड़े इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। एक तरह से सोचोगे तो आपका शायद गुजारा नहीं है इस दुनिया में, तो आपको डिफरेंट एंगल से सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, इनोवेशंस बढ़ गई हैं, नॉलेज बढ़ गई है, इन्फॉर्मेशन बढ़ गई है, राइट। समझ आ गया। हमारे पास जनरल आइडिया लेना है, पैराग्राफ रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, जनरल आइडिया लेना कि क्या बात हो रही है, फिर हम ज़ाहिर इसको देख लेंगे। अच्छा जी, स्टेटमेंट्स पे ज़रा हम पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी फास्ट। हाँ एब्सोल्युटली, ये तो हमें पता भी है, वैसे यूनिवर्सल नॉलेज भी है। यूनिवर्सल नॉलेज किसको कहते हैं? जो पैराग्राफ के बाहर भी हमें पता है कि ट्रू है। यूनिवर्सल नॉलेज भी है कि ट्रू है भाई, और पैराग्राफ में इसने बोला ही है कि भाई दुनिया तेज़ हो रही है, एवर एक्सेलरेटिंग का मतलब ही तेज़ जाना है, तो ये तो ट्रू है भाई, सीधा सीधा। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी स्विफ्ट एज इट इज़ स्विफ्टली, ये देखें वर्ड भी सेम यूज़ किया है, स्विफ्टली बिकमिंग ऑब्सोलीट। फ्लो का मतलब ये नहीं कि खाली आना जाना भी है, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन स्विफ्ट है, आई जा रही है। स्विफ्ट का मतलब भी तेज़ होता है, स्विफ्ट गाड़ी का भी नाम है। स्विफ्ट एक्शन लें जी, क्विक एक्शन लें, तो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन भी बहुत क्विक है, स्विफ्ट है, राइट। तो ये भी ट्रू है, लिखा हुआ सामने कि स्विफ्टली बिकमिंग ऑब्सोलीट और मल्टीप्लाई हो रही है इन्फॉर्मेशन, तो फ्लो तेज़ है। डाइवर्सिफाइड थिंकिंग, डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है डिफरेंट तरह की, डिफरेंट तरह की, एक तरह की नहीं, डिफरेंट तरह की। डाइवर्सिफाइड थिंकिंग इज़ नाउ रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट्स फॉर सक्सेस। बिल्कुल, ये भी इसने बोला है कि जी वेयर वन कैन नॉट सिंपली सर्वाइव, कि वो है। तो तीनों ट्रू हैं, इसको तो मैं सीधा सीधा ट्रू कर दूंगा, एंड ए इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। वी विल पॉज दिस वीडियो, शायद ओवरवेलम हो जाए। इसी वीडियो का पार्ट 2 आई विल रिकॉर्ड, एंड आप बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस इस वीडियो में देख सकते हैं। आई वांटेड टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट ताकि आप क्विक टाइम में इसको देख सकें। इफ़ यू आर फ्री, मेक श्योर यू टेक नोट्स। आप अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर द सेम चैप्टर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।